हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू द चैनल मेडिको स्वामी। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें। आज के टॉपिक में बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, सिर्फ वही क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपको सिर्फ और सिर्फ 2 दिनों में कंप्लीट करना है, मतलब आज और कल में। आज है 15 दिसंबर, तो आज और कल में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको कैसे कंप्लीट करना है, कैसे समझना है। देखो, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होंगे ना रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो हम लोग इधर लिखेंगे। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो खाली हाथ मत बैठो, कॉपी और पेन लेकर के बैठो और ये कॉमन सिम्टम्स आप ऐसे के ऐसे लिखते जाओ। इस वाले पेज पर हम लोग लिखेंगे क्वेश्चंस के क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। ऐसा के ऐसा फॉर्मेट आप मेरे साथ बैठ करके बनाइए। आपका एक बार का जो रेस्पिरेटरी है वो अभी के अभी खत्म हो जाएगा, इसके बाद आपको रिवाइज करना रहेगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉमन कोल्ड। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, जो 5 या 10 नंबर में आएगा मैं उसके लिए आपको बताऊंगी। इट इज़ एन एक्यूट इलनेस कैरेक्टराइज बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या होती है? जो नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो स्वेलन अप हो जाती है, इसको वो होता है कॉमन कोल्ड। बहुत सारे कॉजेज होते हैं इसके, कोई डिसीज हो गया, ओवर क्राउडेड प्लेस में चलेगा, या न्यूमोस्ट्रैप्टो या स्टेफाइलो का इन्फेक्शन में इन 3 बंदों के नाम याद रख लो, न्यूमोस्ट्रैप्टो और स्टेफाइलो। इसके अलावा बहुत रेयर होते हैं, कुछ और आते हैं, ये तीनों हर जगह मौजूद होते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड होता है 24 to 48 आवर। ऑनसेट एकदम से एक्यूट होता है। अब सबसे पहला सिम्टम क्या रहेगा? नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मतलब नाक बंद हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तो यहाँ एक मेडिसिन आ जाती है अमोन कार्ब, जो बहुत अच्छे से काम करती है। साथ साथ मेडिसिन इसलिए बता रही हूँ ताकि रेस्पिरेटरी का थेरेपेटिक्स जब भी लिखने के लिए आए आप ये मेडिसिन के नाम लिख सकें। रनिंग नोज। रनिंग नोज के लिए हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन एलियम सिपा एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब इसका बताना आपने कि कैसा है, क्योंकि एक वीडियो अपलोड हुआ है जिसमें एलियम सिपा का डिस्कशन है, ठीक है। सोर थ्रोट मतलब गले में खराश, आवाज़ का बैठना, गले में दर्द, ये सब हो जाता है। इसमें है मेन मेडिसिन है रस्टॉक्स, आर्जेंटम नाइट्रिकम, स्लाइट टेम्परेचर, ड्राइनेस ऑफ माउथ एंड कफ। कफ के लिए कई सारी मेडिसिन है। सूखा कफ है तो कैलकेरिया का आप काम करेगा, अगर ग्रीनिश है तो पल्साटिला काम करेगा, कैलीबाइक्रोम काम करेगा, हिपरसर्फ काम करेगा। तो ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये थे इसके सिम्टम्स। इसके डायग्नोसिस के लिए हम लोग करेंगे हीमोग्लूटिनिन और न्यूट्रलाइजेशन। वैसे मोस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं वो नहीं करवाते, लेकिन कोविड के डर के बाद में नॉर्मल सर्दी खांसी के लिए भी टेस्ट किए जा रहे हैं। वो टेस्ट क्या है? न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट एंड हीमोग्लूटिनिन इनहिबिशन टेस्ट। प्रोग्नोसिस गुड होती है, 4-5 दिन में सर्दी खांसी ठीक हो जाती है। ट्रीटमेंट में क्या देंगे? एनाल्जेसिक्स देंगे, विटामिन सी देंगे, बेंजोइक इनहेलेशन देंगे, नेजल डिकंजेस्टेंस देंगे और पैरासीटामोल देंगे। ये कौन देगा? जो होम्योपैथी को नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं तो हम सिम्टम सिमिलरिटी के बेसिस पर इनमें से कोई एक मेडिसिन देंगे, ठीक है। क्योंकि होता क्या है, पैरासीटामोल से, आज ही मैं एक पढ़ रही थी, सदा पैरासीटामोल से डिपेंडेंसी आती है। जो हमारी रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और बच्चे जल्दी जल्दी से बीमार पड़ने लगते हैं। फेवरिश कोल्ड, सोर थ्रोट में क्या होता है? एडिनोवायरस का इन्फेक्शन होता है। फेरिंग्स और टॉन्सिल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। हो सकता है कि उनका एनलार्जमेंट भी हो गया हो। और आसपास के जो लिम्फ नोड है, सीरियसली अगर छोटे बच्चों को जिनको लगातार सर्दी खांसी होती है ना, उनका जो गला होता है, जो हमने फर्स्ट ईयर में ट्राइंगल ऑफ नेक पढ़े थे, जो पोस्टीरियर ट्राइंगल था, 2 ट्राइंगल था, एंटीरियर ट्राइंगल और पोस्टीरियर ट्राइंगल। तो जो स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड मसल आती है उसके पीछे अगर आप थोड़ा सा देखोगे ना, अपना ऐसे हाथ लेना और नेक के यहाँ पे, स्टर्नोक्लिडोमास्टॉइड के यहाँ पे ऐसे करना, मतलब ये दोनों उंगलियों से दबाना और इसको ऐसे करना, ऐसे पल्स फील करते हैं। आपको दिखेगा कि एक मोती की माला जैसे उनके जो लिम्फ नोड होते हैं ना वो इन्फ्लाम हो जाते हैं। लैरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन को नहीं करना है। पहला क्वेश्चन हमने किया कॉमन कोल्ड और किया सोर थ्रोट। एक बार पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ोगे, लेकिन अगर आप
पहले पढ़ चुके हो और अभी सिर्फ रिवीजन कर रहे हो तो सिर्फ मेन पढ़ोगे। एक्यूट ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। एक्यूट ट्रैकियो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है? एक्यूट इन्फ्लामेशन, एक्यूट है मतलब एक्यूट होगा, आइटिस आखिरी में है मतलब इन्फ्लामेशन है ट्रैकिया का और ब्रोंकाई का, जो होता है किसकी वजह से? बैक्टीरिया वायरस की वजह से। फिर 3 नाम याद रखना है, न्यूमो, स्टेफाइल और स्ट्रेप्टो, ठीक है। इसके बाद में इसकी इटियोलॉजी में यही सारी चीजें आ जाएगी। क्लिनिकल फीचर्स में क्या रहेगा? कफ विदाउट एक्सपेक्टोरेशन, फीवर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। एक और सिम्टम आया रेस्पिरेटरी का जो है डिज्निया, ठीक है। साइंस क्या है? चेस्ट एग्जामाइन किया तो ब्रेथ साउंड आया। प्रोग्नोसिस बैड है अगर ज़्यादा बूढ़े लोगों में होता है तो। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी एक क्वेश्चन है, जो एक्यूट में हो रहा था वही होगा लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्या होता है? कफ रहेगा 2 या 2 से ज़्यादा महीने तक कंटिन्यूसली 2 सालों तक, मतलब इस साल भी 2-3 महीने सर्दी खांसी रही, अगले साल भी 2-3 महीने सर्दी खांसी रही, फिर उसके अगले साल भी 2-3 महीने सर्दी खांसी रही। इसके लिए कुछ मेडिसिन है जो है जैसे आर्सेनिकम एल्बम की हर ईयर रिपीटेडली सेम प्रॉब्लम आ रही है। बेलाडोना में भी ऐसा ही होता है कि हर ईयर हर साल वही के वही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। स्मोकिंग, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, इन्फेक्शन, ऑक्यूपेशन, ये सारी वजह होती हैं। अब टाइप्स क्या होते हैं? सिंपल क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक रिकरेंट म्यूकोपुरुलेंट, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एंड क्रॉनिक एस्थमेटिक। ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको थोड़ा ही जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सिम्टम्स, ये वाले सारे सिम्टम्स आप ऐसे कैसे लिख दोगे? ब्रोंकिएक्टेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है, स्पेलिंग्स मिस्टेक नहीं करना है। क्या है? परमानेंट एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ लार्जर ब्रोंकाई। ये एक ब्रोंकाई का सेगमेंट है जो कि बिल्कुल ही नॉर्मल है। अब ब्रोंकिएक्टेसिस कुल मिलाकर के 4 टाइप का होता है, ग्लोबुलर, फ्यूजिफॉर्म, बीड लाइक और सिलेंड्रिकल। तो जो ग्लोबुलर है उसमें ऐसा ग्लोब बन जाएगा, फ्यूजिफॉर्म में ऐसा फ्यूज हो जाएगा, सिलेंड्रिकल में सिलेंडर शेप का हो जाएगा, बीड लाइक में छोटे छोटे मोती जैसे माला बन जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन, हेमाटाइसिस मतलब खून की उल्टी, ये एक कॉमन सिम्टम है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ना क्रॉनिक डिसीज में होता है। एक्यूट डिसीज में ये सिम्टम आपको कभी नहीं मिलेगा। इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करेंगे ब्लड के लिए, एक्सरे करवाएंगे तो पता चलेगा कि अंदर क्या है, क्योंकि एक्चुअल जो हो रहा है अंदर चेंजेस वो तो जब ही पता चलेंगे जब हम एक्सरे करवाएंगे। ब्रोंकियल अस्थमा, जो बी अस्थमा के नाम से भी आता है, इसके लिए जो मेन मेडिसिन है वो है क्रेटिगस और डिजिटालिस। इसके साथ ही साथ अगर पेशेंट को रात में नींद खुल रही है और बैठने से आराम लग रहा है तो आर्सेनिक बहुत अच्छे से काम करेगी। 2 सिम्टम सिमिलैरिटी के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का भी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एस्थमा एक क्रॉनिक रिवर्सिबल इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्टिव डिसीज़ है एयरवे की, जिसमें क्या होता है? डिज्निया होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है और जो कुछ समय में अपने आप या ट्रीटमेंट के साथ में चले जाता है। कुछ एलर्जन की वजह से, किसी परमानेंट चीज़ के इन्फेक्शन की वजह से, एक्सरसाइज के बाद, इमोशनल स्ट्रेस के बाद, टेम्परेचर बढ़ने या कम होने की वजह से, धुआं ज़्यादा होने की वजह से, चाहे वो स्मोकिंग की वजह से हो चाहे वो आग लगने की वजह से हो, इन सब वजह से ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। जो फीमेल्स में मेंसेस के दौरान अस्थमा पाया जाता है उसको बोलते हैं कैटामेनियल अस्थमा। अब क्या रहेगा? अटैक मेनली जो है वो आधी रात में आते हैं, एकदम सडनली आते हैं, पेशेंट सोया रहता है एकदम घबरा करके उठता है, कफ आ जाएगा, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाएगा, रेस्टलेसनेस हो जाएगी, सफोकेशन हो जाएगा। तो भैया जो होता है ना वही लिखना है, हमें कुछ नया सा नहीं लाना है हमारे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोनिया। अब न्यूमोनिया में एक मेडिसिन मैं आपको बताऊं, अगर आप श्योर नहीं हो तो ये मेडिसिन आप 30 पोटेंसी के 4 से 5 खुराक खिलाइए, आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा कुछ समय के बाद।
कैली आयो 30 के 5 डोज विल वर्क मैजिकली। लाइक अगर डायग्नोस हुआ है कि निमोनिया है तो आप कैली आयो दे सकते हैं। इसके साथ साथ आर्सेनिक भी बहुत अच्छा काम करेगी। आर्सेनिक एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है और साथ ही साथ तीनों माइजम्स को कवर करती है, सोरा, साइकोसिस और सिफिलिस, इसीलिए बहुत ज़्यादा केसेस में इंडिकेट होती है। निमोनिया क्या है? लंग पैरेन्काइमा का इन्फ्लामेशन, उसको कहते हैं निमोनिया। अब कहाँ कहाँ इन्फ्लामेशन हो सकता है? कहीं पर भी, ट्रैकिया का हो गया, एल्वियोलाई का हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस का हो गया, कहीं पर भी निमोनिया हो गया। अब निमोनिया 3 प्रकार का होता है, लोबार, लोब्यूलर या इंटरस्टिशियल। अगर वो एक लोब को, 2 लोब को या राइट लंग के तीनों लोब को, लेफ्ट लंग के दोनों लोबों को इन्वॉल्व कर रहा है तो उसे कहेंगे लोबार निमोनिया। अगर वो किसी लोब्यूल को इन्वॉल्व कर रहा है, लोब्यूलर निमोनिया, और उनके बीच की स्टेज को इन्वॉल्व कर रहा है तो कहेंगे हम लोग इंटरस्टिशियल निमोनिया। अब ये हम लोग फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसकी 3 स्टेजेस होती है, स्टेज ऑफ हाइपरएमिया या स्टेज ऑफ कंजेशन, जिसमें पूरी रेडनेस होती है, रेड हेपेटाइजेशन। हेपेटाइजेशन का मतलब है लीवर लाइक स्वेलिंग, या लीवर के जैसा रेड हो जाता है, स्टफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सूज जाता है। सिम्टम्स सारे सेम रहेंगे, कुछ भी नया नहीं आएगा, लेकिन एक चीज़ है, इसमें 3 चीज़ें रहेगी। कफ विदाउट एक्सपेक्टोरेशन, दैट इज ड्राई कफ, ड्राई कफ हमेशा मौजूद रहेगा। इसके साथ साथ एस्थमा रहेगा, जैसे ही वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, मतलब चढ़ाव चढ़ने पर निमोनिया एस्थमा बढ़ेगा। तो ये है निमोनिया के सिम्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंग एब्सेस। लंग एब्सेस एक इन्फ्लामेटरी लीजन है लंग में, जिसमें नेक्रोसिस होती है लंग टिश्यू की, जो बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम से नहीं होता है, जो ट्यूबरक्यूलोस का बैक्टीरिया होता है उससे नहीं होता है, उसके अलावा केसेस हो सकता है अपने ये 3 भाई बंधु मौजूद हो। कौन कौन से? न्यूमो, स्ट्रेप्टो एंड स्टेफाइलो। इडियोलॉजी और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका क्लिनिकल फीचर करना है। एम्फाइस्मा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, EMPHYSEMA। एम्फाइमा और एम्फाइस्मा दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। एम्फाइस्मा में क्या होता है? एबनॉर्मल परमानेंट एनलार्जमेंट होता है। हमने देखा था कि ब्रोंकिएक्टासिस में क्या हुआ था? डायलेटेशन हुआ था। इसमें क्या है? एनलार्जमेंट है एयर स्पेसेस का, डिस्टल टू टर्मिनल ब्रोंकियल। एज 40 ईयर्स की एज के बाद होता है, मोस्ट कॉमनली मेल्स में होता है, क्योंकि फीमेल्स में ना एस्ट्रोजन होता है जो बहुत सारी चीज़ों से फीमेल्स को बचा लेता है। अब एम्फाइस्मा भी बहुत सारे टाइप का होता है, कंजेनाइटल, यूनिलैटरल, सिनाइल, कॉम्पनसेटरी एंड जनरलाइज्ड। आपको सिर्फ ना सुपरफिशियल लिखना है, अगर इतना जितना बुक में दिया इतना लिखने जाएंगे ना तो कॉपी भी कम पड़ जाएगी और समय भी, तो इतना ज़्यादा नहीं उलझना है, ठीक है। जितना जितना मैंने टिक कर रखा है ना, जितना दिख रहा है उतना ही लिखना है। क्लिनिकल फीचर्स में आएगा ब्रेथलेसनेस, कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन, व्हीजिंग साउंड, ग्रेजुअल वीकनेस, लेथार्जी, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ वेट, हाइपोक्सिया, हेडेक, ड्राउजीनेस, कोमा। अब एज किस एज में होता है? मिडिल एज में होता है, मेल्स में ज़्यादा होता है फीमेल के कंपैरिजन में। साइनोसिस रहेगा, रेस्पिरेशन टेल रहेगा। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बताएंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। होम्योपैथ होने के लिए हम लोग बहुत अच्छी मेडिसिन दे सकते हैं। कोलैप्स ऑफ लंग नहीं करना है, सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं करना है, पल्मोनरी टीबी को करना है। पल्मोनरी टीबी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो होता क्या है ना कि फाइनल ईयर की अभी शायद जबलपुर बैच से 2 ही एग्जामिनेशंस हुई हैं, तो क्वेश्चंस का बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। जैसे 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर, इनमें जो क्वेश्चंस है ना वो हम लोग बता सकते हैं कि हाँ हमने जो पेपर बताया है उसमें से 60 to 70 मार्क्स का आएगा ही आएगा। जो फाइनल ईयर है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पैटर्न पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं, इसलिए हम लोग 30, 40, 50% तक कह सकते हैं कि आ सकता है, लेकिन उसके आगे लक ही है और बाकी चीज़ें फर्स्ट पेपर को देखने के बाद ही कही जा सकती है। फर्स्ट पेपर ऑर्गेनॉन का है तो अच्छे से पढ़ना है, लेकिन पीएम को और सीएम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इनको अपनी 2 गर्लफ्रेंड्स की तरह आसपास में बैठा करके ही रखना है। ऑर्गेनॉन तो ठीक है चल ही रहा है, टीबी तो भैया आप छोड़ना ही मत, ठीक है।
आपको टीबी पूरा की पूरा क्वेश्चन ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा जो क्वेश्चन है, आई थिंक ऑलमोस्ट चीज़ें तो हो चुकी हैं। प्लूरेसी एक बार देख लेना, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते, फिर बात वही आ जाती है। इन्फ्लामेशन होती है, जो ये लंग्स होते हैं ना, इसके आसपास प्लूरा होता है, ठीक है, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। जो विसरा के पास होता है वो होता है विसरल प्लूरा, और जो दूर होता है वो होता है पैराइटल प्लूरा। तो ये दोनों लेयर्स के बीच में जो रहती है वो सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, जिसको बोलते हैं प्लूरेसी, ठीक है। अब ये दो टाइप का होता है, ड्राई और विथ इफ्यूजन। ड्राई मतलब सिर्फ स्वेलिंग है, और विथ इफ्यूजन मतलब उसमें किसी तरह का पस, पानी कुछ भी भर गया है, जिसको डॉक्टर्स हमें बहुत ज़्यादा डरा देते हैं। अब ये एम्फाइमा मैंने जो बोला था, एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। जो प्लूरा है, इसकी जो कैविटी है, इसमें अगर किसी भी तरह का पस, वाटर का एक्यूमुलेशन हुआ तो उसे कहेंगे एम्फाइमा। जो कहते हैं ना कि लंग्स में पानी भर गया था, एग्जैक्टली लंग्स में पानी नहीं भरता है, उसकी जो कवरिंग है प्लूरा, जैसे हार्ट की कवरिंग क्या है कमेंट सेक्शन में बताएं। पेरिकार्डियम है, कमेंट कोई करता ही नहीं है, लिखते ही नहीं हो आप लोग। रेस्पिरेटरी फेलियर एक बार करना है। गुड पास्चर सिंड्रोम क्या होता है? इट इज़ अ कंडीशन ऑफ इडियोपैथिक रिकरेंट एल्वियोलार हेमरेज। जो एल्वियोलाई होता है उसमें से खून निकलने लगता है, हेमरेज होने लगता है, इसीलिए बहुत सारे पेशेंट जो कैंसर से सफ़र कर रहे हैं उनको कफ के साथ ब्लड आता है, ठीक है। इज एसोसिएटेड विथ फटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहाँ का क्वेश्चन है? किडनी का क्वेश्चन है। क्या होता है? GFR रेट कम हो जाएगा। क्लिनिकली दिस पेशेंट्स प्रेजेंट विथ कफ, ब्रेथलेसनेस, हिमोप्टाइसिस एंड आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब खून निकल रहा है, HB कम हो रहा है, तो क्या होगा? एनीमिया होगा। एनीमिया हो रहा है, आयरन का भी लॉस हो रहा है, तो कौन सा एनीमिया हो गया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। इसके साथ साथ आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के भी जो सिम्टम्स है वो लिख सकते हो। कोर पल्मोनल क्या होता है? शायद ये मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार बता देती हूँ होता क्या है। राइट साइडेड हार्ट डिसीज होती है ड्यू टू द डिसीज ऑफ पल्मोनरी पैरेन्काइमा। मतलब लंग्स की वजह से हार्ट पर ज़्यादा प्रेशर जाना। कोर पल्मोनल, कोर जो वर्ड है ना वो रिलेटेड है हार्ट से, और जो पल्मोनल वर्ड है वो रिलेटेड है लंग्स से। तो लंग्स की डिसीज है, उसके साथ साथ हार्ट की डिसीज होना, इसे कहते हैं कोर पल्मोनल, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये जो है ये है जनरल सिम्टम्स, इसके साथ ही साथ जो सिम्टम्स मेन डिसीज के हैं तो वो आपको लिखने रहेंगे। ये कुछ मेडिसिन है जो आप थेरेपेटिक्स में यूज़ कर सकते हो। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है रेस्पिरेटरी के। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपने मेरे साथ साथ बैठ करके इतना सा काम तो किया है, चाहे कुछ किया हो या नहीं किया हो, और आपको जो चीज़ें समझाई हैं वो समझ में आई है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि चैप्टर छोटा सा है और 1 या 2 दिन इसके लिए सफिशिएंट है। अगर आप लोगों को अभी वीडियो मिल रहा है तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप 16 तक में रेस्पिरेटरी को भी कंप्लीट कर ले बहुत अच्छे से। इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे PM को मिला करके उसका भी वीडियो जल्द ही आने वाला है, तो चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आई नो कि आप लोग कहोगे कि अगर आपको नॉलेज ही देना है तो सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहे हो, लेकिन इट्स लाइक गिव एंड टेक रिलेशनशिप की थोड़ा अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग हमें सपोर्ट करें। क्या होता है ना, जब आपने एग्ज़ाम में एक टेस्ट दिया, ठीक है, एक टेस्ट दिया एग्ज़ाम में, 20 मार्क्स का टेस्ट था, एक बार 11 मार्क्स आए, एक बार 15 मार्क्स आए, एक बार 20 मार्क्स आए। तो जब आपको 20 मार्क्स आएंगे ना, यू विल फाइट फॉर दैट कि मैंने ये वीडियो डाला तो मुझे 5 सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो नेक्स्ट टाइम मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा रिसर्च करूँगी और ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने की कोशिश करूँगी जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है उनको बहुत ज़्यादा ईजी में एक्सप्लेन करूँगी। वैसे ही होगा, एक लत लगती जाती है और इन चीज़ों की लत लगना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी नहीं जाना, एक पाप होगा, ठीक है।